हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, एलपीपी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब आप ग्राफ पे डायरेक्ट नहीं चले जाओ, पहले इसके थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सीख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे, फिर जाके आगे बढ़ेंगे। तो एलपीपी के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक सी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, फिर जाके आप मतलब ग्राफ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं उसकी बात करूंगा कि छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन मतलब ग्राफ से स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। पहले उसका सॉल्यूशन सीखो, फिर बाद में जाके हम उसको ग्राफ में प्रेजेंट कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले आज सिर्फ सॉल्यूशन करना सीखते हैं, और क्या क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, वो एक बार समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर है उसका यूज़ क्या है। ठीक है, यूज़ तो अभी चैप्टर में मतलब आप थोड़े आगे बढ़ोगे तभी पता चलेगा कि इसका यूज़ कहाँ पर है। पहले हम इसको सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच से, मतलब एक क्वेश्चन के अप्रोच से करेंगे, फिर जाके उसको एकदम यूजेस के हिसाब से, मतलब इसका कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको एक फंक्शन देते हैं, मतलब 2-3 फंक्शन मिलेंगे आपको, और उसमें जो फंक्शन होते हैं उसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव, अब नाम ही है उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका काम भी कुछ उस हिसाब से होगा। ठीक है, लाइक आपको अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया, असाइनमेंट हमने किया, तो उसके अंदर क्या मतलब हमने देखा था, हमारा ऑब्जेक्ट था। उसमें ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, कि हमारी जो कॉस्ट थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर आपने किया, तो वहां पर क्या था, आपकी जो कॉस्ट थी ना वो आप कम करने की कोशिश करते थे। ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट या तो रेवेन्यू होता था तो आप उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करते थे। तो यहां पर भी आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस बोल दिया जाएगा कि मैक्सिमम करना है और मिनिमम करना है, वो बोल दिया जाएगा। तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो मैक्सिमम का हो सकता है या तो मिनिमम का हो सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्या तो मिनिमम। ठीक है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों तो कभी पूछेंगे नहीं एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम प्रेजेंट करेंगे, किस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्रेजेंट करेंगे z इक्वल टू, ठीक है, जो भी आएगा z इक्वल टू से प्रेजेंट करेंगे। z से प्रेजेंट कर रहे हैं, जनरली अलग अलग ऑथर्स की बुक्स में इसको अलग अलग नाम से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे TYBCom में हम z, ठीक है, z से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग मतलब अलग, देखो ये तो साइन दे रहे हैं हम, कोई मतलब कोई इसका फिक्स नाम नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z से दिखा देंगे। तो यहां पर जैसे आपके पास 2 वेरिएबल होते, एक तो x होगा और एक y होगा। जैसे आपको पता है, आप जब ग्राफ बनाते हो तो या तो x होता है एक y होता है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे कि मतलब समझो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए बना दूं 40 और यहां पर 50, ऐसा मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल भी हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया, ये दिया रहेगा, बनाना भी पड़ता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, वो टॉपिक पूरा अलग ही चलाएंगे, कैसे मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे बनाना है वो मतलब बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम वो करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर दे दिया है तो कैसे सॉल्यूशन निकलता है।
ठीक है, तो पहले हम थोड़े दिन वही काम करेंगे, फिर जाके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पर। ये काम हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसको करना होता है मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, लेकिन उसके लिए ना कुछ कंडीशन दी रखी होगी, कुछ ना कुछ कंडीशन दी रखी होगी। अब उस कंडीशन को हम कंडीशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, वो कंडीशन जो देके रखते हैं ना उसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑब्जेक्टिव नाम दे दिया, तो कंडीशनल फंक्शन को कंडीशनल नाम दे सकते हैं, कंडीशनल फंक्शन या तो कंडीशन जो भी है वो। तो आपको एक कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ डेटा दे रखा होगा, जैसे कि लाइक कंडीशन फंक्शन में क्या होगा, 3 या 4 कंडीशन होगी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, जितनी कंडीशन ज़्यादा होती है उतना आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा लेंथी पार्ट पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एकदम इजी ग्राफ अगर यूनिवर्सिटी को पूछना है तो आपको 3 कंडीशन दे देंगे, और बहुत इजी देना है तो 2। देखो, एक कंडीशन का तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 कंडीशन या 2, 3। ठीक है, उससे ज़्यादा तो आपको कंडीशन देते ही देते हैं। ठीक है, जनरली बुक्स में आप क्वेश्चन देखोगे तो 3 वाले ज़्यादा है, 3, 4, 5 ऐसे कंडीशन मतलब दे देते हैं आपको। अब यहाँ पर कंडीशन में कुछ भी मतलब समझो, अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कंडीशन में मतलब ऐसे कुछ दिया होगा कि 10x + 40y <= 100। ठीक है, ऐसे देंगे। फिर यहाँ पर देंगे 5x + 2y > 200। ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया 10x + 3y <= 60। मतलब इस तरीके से आपको सब मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, एक कंडीशन फंक्शन हो गया, मतलब ये कंडीशन और ये ऑब्जेक्ट। अब देखो, आपको कुछ बोला जाता है कि देखो समझना, अभी ये सब समझ लिया, अभी मतलब क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आते हैं, चैप्टर के मेन पार्ट पे आते हैं कि चैप्टर है क्या। जैसे मैं आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि मार्केट में जाओ और मेरे लिए कुछ पेन और एक नोटबुक लेके आओ। ठीक है, पेन और एक नोटबुक लेके आओ, और मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। मैंने आपको कितने रुपए दे दिए? 500। मैंने क्या बोला, ये 500 रुपये में मार्केट में जाना है और आपको क्या खरीद के आना है, एक तो पेन खरीद के आना है, और ये 500 रुपये में एक तो नोटबुक खरीद के आना है। ये आपकी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई। एक आप तो पेन खरीदना, एक तो आपको नोट खरीदना। अब आप जाओगे मार्केट में, तो मैंने बोला पेन जो खरीदोगे ना वो 10 रुपये वाली खरीद के आना, मतलब अच्छी चलने वाली, मतलब अच्छी चलेगी ना वैसे। और नोटबुक जो है ना वो मतलब कितने की आती है नोटबुक? 30 रुपये की, 50 ले लो, चलो 50 रुपये की नोटबुक खरीद के आना। मैंने आपको ये बोला, ठीक है, मैंने आपको 500 रुपये आपकी जेब में दिए कि भाई जाओ आप 10 रुपये की एक पेन लेके आओ और 50 रुपये की नोटबुक लेके आओ। ठीक है, आप गए मार्केट में, आप मार्केट में गए और वहाँ पर मैंने आपको 500 रुपये लिमिटेड दिए ना। आपके पास ये 500 रुपये क्या ज़्यादा है? मतलब 500 रुपये क्या आप अपनी जेब से, मतलब अगर मानो चलो मैंने आपको बोला कि अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब ख़रीदना पड़े तो अपनी जेब से ऐड कर देना, ठीक है, तो चलेगा। आप नहीं, आप तो मैंने जो 500 रुपये दिए उसमें ही काम ख़त्म करके आना। तो आप पेन और नोटबुक खरीदना चाहते हो, आपके पास जेब में 500 रुपये, ठीक है। अब मार्केट में जाओगे तो दुकान वाले को पूछोगे कि 10 रुपये की पेन और 50 रुपये की नोटबुक दो, उसने आपको दी। सवाल यह है कि आपको पेन और नोटबुक खरीदने कितने हैं? 500 रुपये के अंदर जितने आ सके उतने, 500 रुपये के अंदर जितने आ सके उतने खरीद लो, ठीक है। मैं आपको ऐसा बोलूंगा, आपको ये 500 रुपये का ऑप्टिमल यूज करना है। ऑप्टिमल मतलब 500 रुपये के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पेन और नोटबुक खरीद के लेके आओ। तो अगर आप नोटबुक खरीदते ही नहीं हो, समझो आपने नोटबुक खरीदा ही नहीं, आपने नोटबुक खरीदा ही नहीं,
सभी पेन ही खरीद ली, तो आपको 50 पेन खरीदी होगी आपने। समझ रहे हो ये बात को? ये चीज को समझ पा रहे हो? बोलो, ये चीज को समझ पा रहे हो? 50 पेन खरीद के आओगे, ये चीज को समझ पा रहे हो? अगर आपने नोटबुक खरीदी ही नहीं तो 500 रुपये में 500 रुपये में पेन खरीदोगे और 10 रुपये की एक पेन है, तो कितनी पेन खरीदोगे बताओगे? सीधी बात है 50, क्योंकि 500 रुपये आपके जेब में है। ठीक है, और समझो कि आप पेन नहीं खरीद रहे हो, आप पेन नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ नोटबुक खरीद रहे हो, तो मुझे बता दोगे कि कितनी नोटबुक खरीद पाओगे? बोलो, आंसर करो, कितनी नोटबुक खरीद पाओगे? 10, सीधी बात, मतलब 10 नोटबुक खरीद सकते हो। तो यहां पर कंडीशन हो गई ना, आपको कंडीशन मैंने क्या दी? देखो, एक सीधी सीधी सी 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 समझना है। यहां पर क्या चीज समझनी है? मैंने आपको बोला कि देखो, आपके जेब में मैंने 500 रुपये रखे, आप उसमें से 10 रुपये वाली पेन खरीद के आओ और 50 रुपये वाली नोटबुक खरीद के आओ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने नोटबुक और पेन खरीदने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ये सब कुछ 500 रुपये के अंदर हो जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि 10x और 50y, मैं पेन को है ना, मैं पेन को x बता दूंगा कि मैं कितनी पेन खरीद रहा हूं, x मुझे नहीं पता, कितनी नोटबुक खरीदूंगा मुझे भी नहीं पता, मैं उसको ले लेता हूं y। तो समझो 10 रुपए की एक पेन, x पेन खरीदूंगा तो x इंटू 10 करूंगा, और 50 रुपए की एक नोटबुक, y नोटबुक खरीदूंगा तो 50y हो जाएगा। तो दोनों का मिलके जो भी खर्चा होगा, क्या वो 50 से ज्यादा 500 से ज्यादा जाना चाहिए? क्या 500 से ज्यादा जाना चाहिए? नहीं, आपके जेब में 500 रुपये है, तो जो भी कामकाज होता है ना, 500 के अंदर रह के ही कामकाज करो। इसीलिए इसको बोला जाता है कंडीशनल फंक्शन। कंडीशन होती है। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि आपको मार्केट में जाना है, पेन और नोटबुक खरीदनी है। अब मार्केट में तो कितनी सारी पेन मिलती है, 8 रुपए की मिलती है, 2 रुपए की वाली भी मिलती है, 1 रुपए वाली भी पेन आती है, नोटबुक में भी अलग अलग टाइप की। लेकिन मैंने आपको कंडीशन दे दिया, देखो 10 रुपए वाली नोटबुक खरीदना है, ठीक है, सॉरी 10 रुपए वाली पेन खरीदना है, नोटबुक नहीं, और 50 रुपए वाली क्या खरीदनी है, नोटबुक खरीदनी है, और 500 रुपये आपको दिए। तो आपको ये देखना है कि इसका अच्छे से अच्छा यूज करके नोटबुक खरीदना है। बात आई ये समझ में क्या हो रहा है? तो 50 पेन, अगर आप नोटबुक नहीं खरीदोगे तो 50 पेन, और अगर पेन नहीं खरीदोगे तो 10 नोटबुक। लेकिन मैंने तो आपको बोला है दोनों खरीदना है, ठीक है। मतलब अब ये आप लोगों में से किसी को भेजा तो सिर्फ पेन ही खरीद के आ गया, या तो किसी और को भेजा बोलते नोटबुक ही खरीद के आ गया। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। तो आप मुझे एक सवाल करोगे, बोले सर आपने ये नहीं बताया कि पेन कितनी है और नोटबुक कितनी चाहिए। मैंने बोला हाँ ये भी तो है, पेन कितनी है और नोटबुक कितनी है वो मैंने नहीं बताया। तो मैंने उस लड़के को बोला कि देख भाई, तुझे है ना 10 पेन तो एटलीस्ट खरीदने ही खरीदने। कितनी? एटलीस्ट 10 पेन खरीदनी। कितनी? 10। मतलब 10 पेन तो तुझे खरीदना ही खरीदना है, उससे कम खरीद के मत आना। तो आप बोलोगे चलो सर ने बोला कि पेन खरीदना है, तो 10 पेन खरीदना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हो जाता है? आप 10 पेन तो खरीदोगे ही खरीदो, 10 से ज्यादा भी हो सके तो खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 पेन भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आप पूछोगे सर नोटबुक कितनी चाहिए आपको, कम से कम कितनी नोटबुक चाहिए, मिनिमम आपको नोटबुक कितनी रिक्वायर है? मैं बोलूंगा देखो एटलीस्ट 3 नोटबुक लेके आना। 3 नोटबुक। तो आप क्या सोचोगे सर y बराबर 3, y बराबर क्या हो गया? 3, ठीक है। यह आपका हुआ काम फिनिश। ओके, अब देखो यहां पर क्या करना।
अब यहाँ पर क्या करना है, वो मैंने आपको ये सारी कंडीशन दे रखी, इसको बोलते कंडीशन। आपको क्या दे रखा होगा कि शर्त दे रखी होगी, देखो भाई आपके 500 रुपये में दिए, अब 500 रुपये के अंदर आप क्या करोगे, 10 रुपये की एक पेन है और 50 रुपये की एक नोटबुक है, तो आपको यहाँ पर जाके ये करना पहले, ठीक है, कि जो भी खरीदना है वो 500 के अंदर में रह के खरीद, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कंडीशनल फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि उसका रीज़न ही ये है कि ये सब जो है ना वो क्वेश्चन को ऑपरेट करेगा, मतलब क्वेश्चन को चलाएगा, ठीक है। जैसे एक मशीन के लिए मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए कुछ कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्यूशन करते सिर्फ, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन नहीं, मैं पहले आपको सिर्फ जो फंक्शन होता है ना उसको कैसे चलाना वो सिखाऊंगा। देखो समझना, जैसे कि फॉर एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि एक z है, मतलब z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके, 5x + 7y, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहां पर आपको दो कंडीशन दे रखी, x + y 4, और यहां पर आपको दूसरी कंडीशन दे देता हूं, चलो थोड़ा जगह छोड़ के, 3x + 8y ≤ 24। अब देखो इसका मतलब समझना, वो जो स्टार्टिंग में समझाया है ना, वो अगर मतलब आपका थोड़ा मैथमेटिक्स सही है ना तो वो समझ चुके होंगे आप, मतलब वो आप पता है 9th-10th में वो करके आए थे मैथ्स के अंदर, जो ये सब फंक्शन बनाते थे ना वो। लेकिन अगर वो समझ में नहीं भी आया हो ना तो भी मतलब चलेगा, इधर ध्यान दे दो। देखो आपको क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन के अंदर या तो इसको मैक्सिमाइज या तो इसको मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, या तो इसको मैक्सिमाइज या तो इसको मिनिमाइज, ओके, या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको बोला होगा कि क्या करना, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई एक बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि हमें अभी मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये अभी समझना, कि ये जो x है ना और ये जो y है उसकी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके कारण z जो है ना उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो सके उतनी आए। मतलब समझो समझो, यहां पर ध्यान दो, 5x + 7y था ना, z क्या था 5x + 7y, तो यहां पर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, यहां पर x की जगह पर क्या रखूं और y के जगह पर क्या रखूं, कि जिसके कारण मेरा z का जो आंसर है वो हो सके उतना ज्यादा है। मतलब समझो मैं यहां पर x के जगह पर 10 रख दूं तो यहां पर 5 × 10 हो जाएगा, और यहां पर y के जगह पर चलो 20 रख दूं, 7 × 20 हो गया, तो ये आ गया आपका 50, ये आ गया 140, और आपका टोटल हो गया 190, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर आपने ये 10 और 20 रख कैसे दिया, ठीक है, ये 10 और 20 रखा कैसे, ये तो मैंने मेरे मन से रख दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी चलता है, क्योंकि आपको z की कीमत क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। मैंने बोला क्या करनी है, मैक्सिमम करनी। अब आप बोलोगे सर मैक्सिमम करनी तो आपने 10 और 20 क्यों रख दिया, एक काम करो ना 10,000 रख दो, उधर 20,000 रख दो, और मैक्सिमम हो जाएगा, वो तो होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सोचो। देखो सीख रहे हो ना तो साथ साथ में अपने दिमाग पे भी थोड़ा जोर डाला करो, ठीक है, एक मूवी की तरह देखा मत करो इसको, ठीक है, समझा भी करो साथ साथ में, कि अगर वो 10 और 20 के जगह में मतलब 1 लाख और 2 लाख रख देता तो और ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो सवाल ये उठता है कि यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो कंडीशन देते हैं, वरना सिर्फ ऐसे z दे के बोल सकते हैं कि चलो इसको मैक्सिमम कर दो, क्या पता चलेगा x और y रखना क्या है, पता चलेगा क्या, x की वैल्यू कितनी रखनी है, y की वैल्यू कितनी रख, जैसे मैंने यहाँ पर 10 और 20 रख दिया, कुछ भी रख सकते थे, मैक्सिमम ही आता। सवाल ये है कि ये कंडीशन को फॉलो अप करना है,
क्या करना है, कंडीशन को फॉलो अप करना। ये जो अपनी कंडीशन आई ना, वो कंडीशन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, ठीक है, कंडीशन को फॉलो करना है। अब ये कंडीशन क्या कहती है वो देखो, आप दोनों कंडीशन में पहले ध्यान दो। पहली कंडीशन क्या कहती है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ कि x और y की वैल्यू जो है ना वो मिला के 4 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। मतलब x की वैल्यू जितनी भी रखो, y की वैल्यू जितनी भी रखो ना, वो 4 से ज्यादा जानी नहीं चाहिए। मतलब मैंने तो सर यहाँ पर 10 और 20 रख दिया x की वैल्यू, अरे ये तो गलत हो गया। तो फिर सर x की वैल्यू आपने 10 रख दी, y की वैल्यू 20 रख दी, तो मतलब दोनों का टोटल तो सर 4 से कम थोड़ी होगा, 4 से ज़्यादा चला जाएगा। तो ये कंडीशन फॉलो थोड़ी हो रही है। फॉलो हुई कंडीशन? ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर ली, उससे कंडीशन फॉलो अप हुई? नहीं हुई। तो सवाल यही है कि आपको मैक्सिमम करना है या तो मिनिमम करना है, लेकिन कंडीशन को फॉलो अप करके मैक्सिमम मिनिमम करना। आपको अपनी मर्जी से मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना, ठीक है, वरना तो आप कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है, 2 लाख 3 लाख रख दो, बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम करना है, चलो 0 0 रख दो, मिनिमम ही हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कंडीशन को फॉलो करके काम करना है। मतलब यहाँ पर जो x और y की वैल्यू रखेंगे ना, वो ऐसी रखनी है जो 4 से ज़्यादा ना हो। मतलब x के जगह पर जो वैल्यू रखोगे, y के जगह पर जो वैल्यू रखोगे, वो 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मिलके। मतलब x और y मिलके 4 से बढ़ना ही नहीं चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है ये, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है इतना, ठीक है। ये स्टेटिस्टिक्स बाद में है, पहले मैथ्स है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ साइंस वाले भी पढ़ते हैं। आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पूछना, उनको भी ये चैप्टर आता है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उनको भी आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कॉमर्स में भी पढ़वा रहे हैं और उन लोग को मैथमेटिक्स में भी आता है, तो दोनों साइड है। तो समझना, इसको थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, इसीलिए समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको याद करने से, जैसे लास्ट चैप्टर अभी आपने किया होगा, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक, बस फॉर्मूला याद करो काम करो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है, दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। यहाँ पर किसी से 1 या 2 क्वेश्चन सीख के आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा बोल सकते हो तो एक बार मुझे बोलना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ज़रा सॉल्व करके दिखा देना, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर लॉजिक लगना चाहिए, दिमाग लगाना है, जो करना है वो। तो एक्स वाई मिलके 4 से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोल दिया। प्लस दूसरी कंडीशन क्या कहती कि सर आपने तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी पहले तोड़ दी थी। क्या रखा था मैंने, x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी थी 10, और y की वैल्यू मैंने कितनी रख दी थी सर 20। तो सर 10 × 3 करो और 20 × 8 करो, तो दोनों का टोटल करके देखो, ये 30 आ जाएगा, ये मतलब आपका 160 आ जाएगा, ठीक है। और सर दोनों का टोटल करें तो 24 से कम होना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है, 24 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 24 होगा चलेगा, 24 से एक भी ज़्यादा नहीं बढ़ना। और आप तो मतलब देखो ना 190 तक ले गए, नहीं, तो ये कंडीशन फॉलो अप नहीं होती थी। इसीलिए कंडीशन को फॉलो अप होते हुए आपको x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे आपका ये जो z है ना वो मैक्सिमम। अब मुझे कोई बताएगा कि कैसे ढूंढ सकते हैं। ये 2 कंडीशन को फॉलो करनी है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू क्या होगी, उसके बेस पर आपको z की वैल्यू मैक्सिमम रहनी। ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, देखो x की वैल्यू और y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो ये दोनों कंडीशन को भी फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैक्सिमम ढूंढ रहे हो, कंडीशन भी फॉलो होनी कंपलसरी है, वरना तो डूब जाओगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, समझना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझना आराम से, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में मैं बहुत आराम से इसीलिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना चैप्टर किसी को अगर नहीं आता है ना, तो यही पार्ट नहीं आता, इसीलिए चैप्टर नहीं आता,
वरना 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक 1 या 2 या 10 क्वेश्चन सही से नहीं समझे होंगे। ठीक है, फिर तो वो रट्टा मारने वाला काम होंगे और इसमें रट्टा लगता नहीं। देखो ध्यान देना कैसे सॉल्व करना। आपको यहाँ पर क्या करना है, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। आपके पास अभी जो फंक्शन है ना वो इनइक्वल फंक्शन है, इनइक्वल है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कन्वर्ट, एक सेकेंड इनटू इक्वलिटी। ओके, आपको उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना। एक्चुअली है ना ये इनइक्वल है। इनइक्वल का मतलब ये 4 या 4 से कम है ना, तो इनइक्वलिटी है, इक्वल नहीं है। तो हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4, बस खत्म। ठीक है, जिसको यहां पर भी कन्वर्टेड इनटू इक्वलिटीज, और इसको इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे तो 3x प्लस 8y इक्वल टू क्या हो जाता है 24। दैट्स इट, कंप्लीट। बस कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगा दो। यहां पर इनइक्वल है, इधर इक्वल टू लगा दो, बात खत्म। अब इसको करना क्या है, तो आपको है ना यहां पर इस तरीके से एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी x और y। x और y, देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि अगर ये x की वैल्यू अगर 0 रख दो, x की वैल्यू अगर 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो। अगर x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो 4 हो जाएगी, सीधी सीधी बात। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपको मैंने अभी भी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसा समझो चलो कि x और y, मतलब आपको मैंने समझो कि एक पेन खरीदने भेजा, एक नोटबुक लेने भेजा। मैंने बोला देख ये है ना 4 से ज़्यादा मिलके, मतलब दोनों मिलके 4 से ज़्यादा पेन और नोटबुक नहीं आनी चाहिए, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 4 से कम ही चले। तो अगर आपने अगर 0 पेन खरीदी होती तो आप नोटबुक कितने खरीदते, 4। और अगर ये 0 खरीदते तो ये कितने खरीदते, ये 4 ले लेते। समझ रहे हो बात को, वो चीज हो जाती। तो यहां पर भी वही हो जाता है कि अगर इसके जगह पर x के जगह पर अगर मैं 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिंपल बात है। तो यहां पर ये 0 करने से ये 4 हो जाएगा। अब आपको मैंने 0 0 पे अभी सिखा रहा हूं, आपको चाहे तो 0 की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जो रखना है वो रखो। जैसे यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते थे कि x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 हो जाती यार। फिर तो 3 और मतलब 1 और 3 मिलके 4। अभी इतना मैथ्स तो आता है सबको। मतलब अगर यहाँ पर 1 रखते तो यहाँ पर 3 हो जाता, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बस मिलके 4 होना चाहिए। बात आई कि नहीं समझ में? कंप्लीट। तो ये आपको पहले यहां पर करना है। ये देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको यहां पर आना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। मैं जनरली देखो प्रीफर करूंगा कि पहले 0 रखो। ठीक है, क्योंकि 0 से जितना काम करोगे उतना आपको इजी रहता है। ठीक है, वैसे जब 0 से काम नहीं चलेगा तब हम दूसरा अपना ऑप्शन ढूंढेंगे। जब आप 0 से काम नहीं कर पाओगे तब 1 2 3 जो रख के मतलब चेक करना है कर सकते हो। यहां पर भी चलेगा। जैसे वहां पर x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3।
इट इज़ ओके, चलेगा। लेकिन ध्यान रखना कभी भी ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ पर क्या आया 0 और 4, यहाँ पर क्या आया 4 और 0, ये दोनों सेम नहीं हो जाने चाहिए, एक जैसे। मतलब समझो ये 0 और 4 आया तो यहाँ पर भी 0 और 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 4 और 0 है। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, तो दूसरी साइड जो वैल्यू आएगी वो सेम नहीं आनी चाहिए, अलग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा एक ध्यान रख लेना, बाकी तो मतलब सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते, इसको सॉल्यूशन करना बताओ। अब यहां पर मुझे ऐसा बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं 0, तो y की वैल्यू क्या मतलब निकल के आ सकती है? 24। पक्का? सोचो, 24 थोड़ी आएगा। ठीक है, यहां पर ही मतलब मिस्टेक करते हो। सिंपल सा कैलकुलेशन आना चाहिए। देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं ना, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, नहीं आता है ना तो रफली कैलकुलेशन कर लो, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या शर्म रखने की, मतलब आपकी सप्लीमेंट्री के पीछे जाके रफ पेज पे कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 2 मिनट ज़्यादा लगेगी, क्वेश्चन तो सही करके आओगे। 0 + 8y = 24 ये होता है। और यहाँ पर ये 8y जो है उसको करो क्या करोगे? 24 है तो ये 8y का 8 को डिवाइड कर दो ना सामने, क्योंकि 0 तो वो तो निकल गया, मतलब y = 24 डिवाइड बाई 8। क्या आया y की वैल्यू? 3 आई 3। तो फिर तो इधर 0 रखने पर इधर 3 आ रहा है, समझ पा रहे हो? x की वैल्यू 0 तो यहां पर y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, और फिर इसको चेंज करेंगे वापस। बताओ मुझे अब x के जगह पर y की वैल्यू कुछ सोचो। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो ये 8 के साथ 0 होगा तो मल्टीपल 0 हो जाता है, और यहाँ पर 3x तो ये 3x प्लस इक्वल टू करके 24 आना चाहिए। तो सोचो ना, ये x को रहने दो इधर। ठीक है, और यहाँ पर करोगे तो क्या आंसर आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर 0 रखने पे यहाँ पर 8 आ जाता है। और ये कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के आंसर आएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो आंसर आए हमें उसको रख देना। हाँ, इतना याद रखना कि अगर पॉइंट में आंसर आता है ना तो आप वैल्यू चेंज करो। जैसे मतलब 0 रखने पे 3 आया, तो अगर 0 रखने पे पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, तो आप 0 के जगह कुछ और रखो, जैसे 1। फिर चेक करो कि क्या आंसर, सामने का आंसर पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, अभी भी पॉइंट में आ रहा है तो चेंज करो। ठीक है, इस तरीके से काम करना। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से पता चलना चाहिए, ये आपको काम करना पहले तो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जैसे x और y, अगर यहां पर 0 रखा तो इसकी वैल्यू 3 आई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर भी 0, मतलब यहां पर 0 और यहां पर भी 3 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों एक जैसे नहीं बनने चाहिए। देखो एक जैसे बन रहे, यहां पर एक जैसे कहां हो रहा है? देखो ये 0 और 3 है और यहां पर 8 और 0 है, फर्क है, दोनों में फर्क है। x की वैल्यू पहले 0 थी तो y की वैल्यू 3 थी, अभी x की वैल्यू 8 हुई तो y की वैल्यू 0 हो गई, दोनों में फर्क है, सेम नहीं है। ठीक है, तो वैसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट। तो ये आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो इस हिसाब से करना। ठीक है, आज हम यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं सीख रहे, पहले सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, फिर ग्राफ स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से ही मतलब ग्राफ चालू कर देंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आता। पहले सॉल्यूशन करना सीखो, फिर सॉल्यूशन आ जाए तो फिर उसके ऊपर ग्राफ से जाएंगे।
ठीक है, अब देखो उसका जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया ना, उसका ग्राफ हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक करवा रहा हूँ। ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो ग्राफ बाद में रखो। ठीक है, पहले सॉल्यूशन करना सीख लो, फिर जाके ग्राफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं आता तो फिर क्या मतलब वो आगे करें। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको दे देता हूं 3x, मतलब z होता है ना उसका आंसर, 3x प्लस 4y, मतलब x इंटू 3 और 4 इंटू वाई, दोनों का टोटल। अब ये जो आंसर आएगा उसको आप मैक्सिमाइज करने वाले हो। क्या करने वाले हो? मैक्सिमाइज, ऐसा आपको बोल देंगे। ओके, अब इसके लिए आपको कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन आपके पास होगी 2x1, x1 नहीं, x ही रखते अभी, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 120। मतलब क्या हो गया कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है जिससे आपका z का आंसर मैक्सिमम आना चाहिए, लेकिन पहली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? मतलब आप कुछ भी नहीं रख सकते। अगर ऐसा बोलो तो मैं यहाँ पर 100 रख दूँ, यहाँ पर 200 रख दूँ, ठीक है, मैक्सिमम आ ही जाएगा। 100 की जगह चलो 100 क्यों, लाख रख दो, 2 लाख रख दो, मैक्सिमम आ ही जाएगा। नहीं, एक लिमिटेशन होती है, इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं, कंडीशन को लिमिटेशन भी बोलते हैं। ये लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब कौन सी लिमिट? बोला कि ये 200 की जो 120 की लिमिट है ना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसको हमें पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इस तरीके से। और फिर इसको यहां पर क्या करना है, x और यहां पर y। अब देखो मैं ऐसा बोलूं कि जो x है ना वो 0 रख दो, मतलब x की वैल्यू में 0 रख दो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो ये वही एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 120 रुपया दिया, मैंने आपको आपकी जेब में मैंने बोला कि देखो भाई 120 रुपये लेके जाओ मार्केट में। आपको है ना 2 रुपये वाली पेन लानी है और 5 रुपये वाली पेन लानी। अगर आप 2 रुपये वाली पेन एक भी नहीं लेते हो तो सारी की सारी 5 रुपये वाली पेन लेके आओगे तो कितनी लेके आओगे जरा मुझे बताओगे? 120 डिवाइड बाई 5 करके 24 ही लेके आओगे। और अगर ये पेन नहीं लेके आओगे तो ये 60 पेन लेके आ जाओगे। वही तो मैं यहां पर कर रहा हूं। इसमें क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन? मतलब आप मैथमेटिकली दिमाग कहां लगा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने स्टार्टिंग में तो बता दिया आपको कि ये जो था वो 120 था, वो 120 के अंदर में रह के काम करना है, जो भी काम करना है उससे बाहर नहीं जाना। अगर ये 2 रुपये के हिसाब से समझो हो रहा है और ये 5 रुपये के हिसाब से हो रहा है समझो, तो अगर ये चीज ना खरीदूं तो ये 24 खरीदनी पड़ेगी, और ये चीज ना खरीदूं तो वो 60 खरीदनी पड़ेगी। तो वही तो मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, कि अगर ये x की वैल्यू यहां पर 0 रख दूं तो ये हो गया ना काम। ओके, तो ये आपका फिनिश हो गया। अब दूसरी कंडीशन देता हूं, मुझे उसका सॉल्यूशन बताना। 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। ओके, लेस देन इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करके बता दो। इसको पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देते। चलो कर दिया। अब यहां पर क्या इसका मतलब क्या होता है? देखो 80 रुपए की चीज है ऐसा समझो, उसमें दो चीज है, 4 रुपए की एक है और एक 2 रुपए की होगी। ठीक है, ऐसा समझ के काम करो, देखो इजी लगेगा। अगर इसको मैं ना खरीदूं तो इसको मुझे 40 खरीदने पड़ेंगे, और इसको अगर मैं नहीं खरीदता हूं तो इसको मुझे कितना खरीदना पड़ेगा? 20। हो गया यार, ये 0 और ये 40 हो गया, और ये 0 और ये 20 हो गया। बात आ रही है समझ में कुछ? हाँ, ये सिंपल से सिंपल सी मेथड है। ठीक है, लोग
मतलब सॉल्यूशन भी मतलब इस तरीके से करोगे तो मतलब इस तरीके से समझ के रखो। ऐसा नहीं है पेपर में जाके ऐसे मतलब डिज़ाइन बना के आओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड है मेरी, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, ठीक है, यही मेथड मेरी मतलब कॉपी करते बोलते अभी कि अब मैं सिखा रहा हूँ। मतलब मुझे तो यार अभी मतलब जब से यूट्यूब पे वीडियो डालने लगे ना, तब से तो लोगों के मतलब ऐसे ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है ना, भरोसा उठ गया। चलो तो ये आपका हो गया काम खत्म। मतलब देखो इतना सॉल्यूशन आपको करना है, आगे कैसे जाना है वो देखते हैं। अब देखो आगे क्या करना, अब यहां से आगे क्या होगा अब समझना। ये सब बात खत्म हो गई बात इसकी। अब यहां से आगे क्या होता है, आपके पास ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। ध्यान से समझना भी, मैं अभी जस्ट समझाने के पर्पज से ऐसे ग्राफ बना रहा हूं, फिर हम एकदम प्रॉपरली फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे। देखो ऐसे ग्राफ होगा, यहां पर ये आपका x होगा, ये y होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास एक लाइन यहां से ऐसे जाएगी। ये कैसे बनानी वो मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसी एक लाइन जाएगी, ठीक है। एक लाइन ऐसे जाएगी, फिर एक लाइन मतलब समझो यहां से निकल के यहां एक दूसरा डॉट होता है तो यहां जाती है, ऐसे ऐसी लाइनें बनती है, ठीक है। थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्केल तो है नहीं, ठीक है। तो हम प्रॉपरली कल करेंगे। वैसे तो आज मुझे सिर्फ जो लॉजिक समझाया ना वो मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे एक लाइन जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, ये लाइन के ऊपर आप देख रहे हो, ये लाइन जो बनेगी ना वो ऐसे फॉर्मूला की लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये लाइन कैसे बनती है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में देखेंगे, ये लाइन बाद में देखेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ये देखो लेस देन, जिसके पर मैंने राउंड किया वो दिख रहा है लेस देन है, और जिसके पर मैंने यहाँ पर राउंड किया वो दिख रहा है लेस देन है। तो अगर इसकी जब लाइन बनेगी ना, तो वो लाइन के अंदर है ना, देखो कोई भी लाइन बनाओगे ना, चाहे ऐसे भी लाइन बनाओगे ना, तो दो पार्ट बनते हैं। वो लाइन का राइट साइड होता है और लाइन का लेफ्ट साइड होता है, सीधी बात है, लेफ्ट एंड राइट। आज सीधी भी लाइन खींचोगे ना तो राइट एंड लेफ्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो हर बार आपको दो लाइन, जब भी लाइन खींचोगे तो दो लाइन के बीच के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे देखो समझो, इसको निकालो। जैसे ये लाइन मैंने खींच ली, तो ये लाइन में ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, मतलब एक दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। मतलब जो आपका जो एरिया है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होती है कि सर ये जो एरिया है ना वो कैसे डिसाइड करें, ठीक है। वो एरिया है वो कैसे डिसाइड करना कि ये एरिया करेक्ट है या ये एरिया करेक्ट है। देखो समझना, पहला रूल्स, अगर आपकी लाइन यहां से यहां तक जा रही है, मतलब x से y तक जा रही है, देखो यहां पर x y से x तक जा रही, तो जब इस एंगल में आपकी लाइन होती है, जब इस एंगल में आपकी लाइन होती है, तो आपका अगर लेस देन होता है ना, लेस देन, तो ये अंदर का एरिया आएगा, अंदर का एरिया, मतलब ये एरिया आपका करेक्ट है। राइट एरिया ये राइट एरिया, ये राइट एरिया, ओके। लेकिन अगर सर ग्रेटर देन होता तो फिर ये बाहर की साइड जाता, ये बाहर का एरिया करेक्ट होता, ये एरिया राइट हो जाता। लेकिन ये रूल्स कब लगेगा, जब आपका एक पॉइंट y के ऊपर है और दूसरा पॉइंट किसके ऊपर है, x के ऊपर है। तो यहां पर इस तरफ होगा तो लेस देन होगा, और यहां पर इस तरफ होगा तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग यही नहीं समझाते और सीधा क्वेश्चन पे जाते और क्वेश्चन के अंदर ही बताते कि ये लेस देन है, ये बराबर है, मतलब फिर क्वेश्चन में स्टूडेंट घूमते रहते, ठीक है। क्या मैंने बोला कि ये x और y का जो एरिया है वो टच होना चाहिए। देखो ये y पे जा रहा है, ये x पे जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, लेस देन लिखा है, ओके। तो ये जो एरिया है ना अंदर वाला, ये अंदर का एरिया काम का एरिया, ये अंदर जो एरिया आने वाला है वो काम का है। ये आई बात समझ में, ये क्यों काम का है वो भी मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जितना आज काम है उतना सीखो स्टेप बाय स्टेप। फिर एक दूसरी लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे,
अब दूसरी लाइन में भी सपोज करो लेस देन है, तो लेस देन होगा तो उसमें भी अंदर का एरिया होगा। अब पहली लाइन का भी लेस देन है, दूसरी लाइन का भी लेस देन है, तो मुझे ये बता दो कि दोनों लाइन को अगर कॉम्बाइन में देखें तो कौन सा एरिया परफेक्ट बैठता है, कौन सा एरिया परफेक्ट बैठता है। देखो अगर ये लाइन को देखते हैं ना तो ये लाइन बोलती है इतना एरिया परफेक्ट बैठता है, ठीक है। और अगर ये लाइन को ध्यान में लेते हैं ना तो बोलते हैं इतना एरिया परफेक्ट बैठता है, ये एरिया परफेक्ट बैठ। तो दोनों लाइन को अगर मैं एक साथ सोचूं, दोनों लाइन को, तो कौन सा एरिया एकदम परफेक्ट बैठता है मुझे बताओ। ये एरिया बैठता है, देखो ये वाला एरिया दोनों लाइन को कंपेयर मतलब कवर कर रहा है, दोनों लाइन को कवर कर रहा है। देखो दोनों लाइन के अंडर में आ गया, दोनों कंडीशन, लाइन मतलब एक कंडीशन है, ये जो लाइन बना रहे हो ना कंडीशन की तो लाइन बनेगी, ठीक है, ये कंडीशन की लाइन बनेगी, समझ रहे हो, क्लियर। तो ये देखो ये जो मैंने अभी आपको समझाया उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, ये पूरा अलग टॉपिक था, ये मैंने सिर्फ सॉल्यूशन निकालना बताया, अभी ग्राफ का प्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये टॉपिक ही पूरा अलग है। हाँ वरना सोचो कि सर वो लाइन का मतलब यहाँ पर लाइन कैसे बनाई आपने, वो सिखाऊंगा, लेकिन अभी लाइन बनने के बाद क्या होता है वो पहले सीखो, लाइन सीखते हैं बाद में, ठीक है। मेन प्रॉब्लम लाइन बनाने में नहीं आएगा, वो लाइन आप बना लेते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो लाइन इतनी सारी बना लेते हैं ना, फिर मतलब पता ही नहीं चलता यार कौन सा एरिया है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो 2 लाइनें इसलिए पता चल रहा है, अभी पता चलेगा जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे ना, ज़्यादा मतलब 5 लाइन क्रिएट हो जाएगी एक साथ, अब फिर सोचोगे यार इसमें से कितने सारे एरिया बने, कौन सा एरिया करेक्ट होगा, वो प्रॉब्लम होती। और वही प्रॉब्लम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि देखो ये जो एरिया है ना वो एकदम परफेक्ट बैठता है जो मैंने डार्क किया है, ठीक है, ये जो है वो डार्क किया मैंने। तो ये आपका यहाँ पर फिनिश हुआ ये वाला टॉपिक। अब देखो मैं दूसरा ग्राफ बता देना कि उसमें मतलब मुझे बताना है कि आपको कौन सी लाइन बेटर होगी, ठीक है। पहले मुझे एरिया निकालना बताओ, मैं देखो आपको है ना एक एक पार्ट वाइज अलग अलग करवा रहा हूँ, फिर इन पार्ट को जोड़ेंगे और फिर जाके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, ठीक है, वैसा काम करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको अगर छोटे छोटे हिस्से में अगर पता ही नहीं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने में। चलो ये एक काम हो गया, ग्राफ बना देते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पर मुझे बताना, मैं लाइन बता देता हूँ, ये पहली लाइन है जिसका लेस देन है, जिसके अंदर क्या है लेस देन, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे करना, चल पहली लाइन जो बनाई मैंने, ये पहली लाइन जो बनाई उसका जो साइन है वो लेस देन है, ठीक है। दूसरी लाइन बनाई उसका साइन है ग्रेटर देन, वो भी यहां से यहां तक है, ओके। और तीसरी लाइन जो बनाई उसका भी ग्रेटर देन है, तो वो है यहां से मतलब निकल के यहां तक है, ठीक है, ये तीसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन। मुझे बताओ करेक्ट एरिया कौन सा, करेक्ट एरिया कौन सा। मैं इधर ऑप्शन दे देता हूं, चलो आपको ए बी और सी और ये डी वाला कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा एरिया परफेक्ट बैठेगा, ये तीनों तीन कंडीशन के हिसाब से। चलो और किसी का कोई आंसर, बी वाला राइट होगा। देखो कैसे, ये पहली जो लाइन थी ना वो बोल रहा था कि अंदर आओ, ठीक है, हम अंदर चले गए। दूसरी लाइन बोलती है कि ठीक है बाहर जाओ, ठीक है बाहर चले गए। अब दोनों लाइन को देखते हैं ना तो मतलब आपको लगता है कि कौन सा एरिया होगा, तो ये वाला। लेकिन ये तीसरी लाइन बोल रही है बाहर जाओ, मतलब ये बाहर की साइड गए। तो अगर देखो ये लाइन से अंदर आना है तो मतलब देखो इतना एरिया देखोगे ना तो सभी लाइन को फॉलो अप हो रहा है,
देखो इसको सीखने की कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताऊं कि ये जो है वो आपकी दिमाग की क्रिएटिविटी है। ठीक है, आप कितना क्रिएटिव हो, कितना सोच सकते हो। देखो ये जो लाइन बनाई ना मैंने, वो बोल रहे कि अंदर का एरिया, मतलब ये पूरा अंदर का एरिया जो था ना, वो ये लाइन ने बोला कि अंदर का एरिया जो है वो आपका करेक्ट है। पहली लाइन बनाई तो बोलता है कि इतना एरिया करेक्ट है। दूसरी लाइन बनाई ना तो वो बोलता है कि ये एरिया करेक्ट है। ये दूसरी लाइन बनाई तो बोलता है ये एरिया करेक्ट है। ये दूसरी लाइन वाला बोलता है, दूसरी लाइन ने बोला कि ये एरिया करेक्ट है, क्योंकि वो एरिया से तो बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, ये एरिया करेक्ट है, ये दूसरी लाइन ने बोला। और जब तीसरी लाइन आई ना तो तीसरी लाइन ने बोला कि ये एरिया करेक्ट है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि तीसरी लाइन यहां पर थी ना तो उसने बोला कि बाहर, और इससे मतलब बाहर जाना है। तो ये आपका करेक्ट एरिया हो गया, यह आपका परफेक्ट एरिया आ गया, यह आपका परफेक्ट एरिया आ गया। तो ये जो एरिया था वो परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पहले कंप्लीट करना आना चाहिए कि लेस देन, ग्रेटर देन। यहां पर प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है ग्राफ सॉल्यूशन हो जाता है। मैं 99% स्टूडेंट को देखता हूं कि ग्राफ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसको ग्राफ पे बना भी सही सही लेते हैं, लेकिन जो ये एरिया है ना वो ही नहीं ढूंढ पाते और वहां से क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट। तो ये एक मिस्टेक है, पहले ये एरिया निकालना सीख लो। ठीक है, सीधा सीधा बात यहां पर एरिया निकालने का क्या है। देखो सीधा सीधा एक लास्ट टॉपिक बता देता हूं। अगर इस तरीके से लाइन गई और बोला कि लेस देन है तो अंदर आना है, लेकिन अगर ऐसे लाइन गई और बोलते ग्रेटर देन है तो बाहर जाना। आपको क्या होगा, ओवरलैपिंग दे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। दो लाइन है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती होगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर से ये लाइन गुजर रही है, मतलब क्रॉस होगी, फिर तीसरी लाइन चलो यहाँ कल के उठ के यहाँ से ऐसे गई, तो ऐसे मतलब जाएगी, और ये मतलब यहाँ से बाहर जाएगा ऐसे, या तो अंदर आएगा, मतलब ऐसे कोई भी एरो होंगे, और सारे एरो मिलके एक परफेक्ट आपको एरिया देगा। वो एरिया के अंदर ही हमें अपना दुनिया बसानी है, बाकी उससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर डार्क किया, तो ये जो ब्लैक एरिया आया ना वही फाइनल एरिया है आपका। उससे फिर आसपास वाले एरिया को आप देखोगे ना तो वो आपकी कोई ना कोई कंडीशन को ब्रेक करता होगा, इसीलिए वो एरिया सही नहीं है। जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया ना वो एरिया ऐसा एरिया है कि जिसमें तीन कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पूरा ग्राफ बना के। और इतना जो सीखा है ना उसको आप बुक्स के अंदर है ना आपके एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में सिर्फ इतना देखो कि ये ग्राफ बनाया है उन लोगों ने, उसका एरिया कैसे डिसाइड किया, फिर एरिया देखो। सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आपको एरिया वाला पार्ट आ जाए तो आगे का काम आपका इजी हो जाए जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊं तो। ठीक है, चलिए।